बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तरक्की का नया सफ़र शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान में खुशहाली का नया दौर आएगा, लाखों अफराद को रोज़गार के मौक़े भी मिलेंगे। गवादर पोर्ट आइंदा दिनों में मसरूफ़ तरीन बंदरगाह होगी। जबकि चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फिंग ने अपने खिताब में कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का भी जारी किया गया। हिमालय से बुलंद और समुद्रों से गहरी पाक चीन दोस्ती। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में सादा और पुरवकार तकरीब। इस मौके पर यादगारी सिक्का भी जारी किया गया। CPEC मंसूबों के हवाले से तफसीली डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि तवानाई के बहरान को खत्म करने में CPEC ने अहम किरदार अदा किया। CPEC से $25 अरब से जायद की सरमायाकारी हुई। An amount of $25 billion were invested during this period. Hundreds and thousands of job opportunities were created and production and exports were enhanced. I think this was a game changer, and this was the result of the vision and commitment and friendship President Xi Jinping has for Pakistan and the people of Pakistan. चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फेंग ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि CPEC की 10 साला तकरीब में शिरकत करके खुशी हुई है। ये बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा और दोनों ममालिक के नए दौर का आगाज है। CPEC ने चीन और पाकिस्तान के बाहमी मुफाद को नई जिला बख्शी। ये दोनों मुल्कों के दरमियान फ्लैगशिप मंसूबा है। Chinese and Pakistani workers will participate in CPEC. CPEC opens up a new chapter of China and Pakistan community with a shared future in a new era and set an example of mutual support and good neighborliness. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बाजोड़ सानहे के बाइस इस तकरीब को सादगी से मना रहे हैं। दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। पाक चीन ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब एक और कदम। जी हाँ, दोनों मुल्कों ने बाहमी ताउन की मुतअद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि हम CPEC के सेकेंड फेज़ में दाखिल हो रहे हैं। हम चीनी सदर के विजन के मुताबिक खित्ते में तरक्की के लिए कोशां हैं। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों की जानिब गामजन है। दोनों मुल्कों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीनी नायब वज़ीर आज़म की भी तकरीब में शिरकत। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही ली फिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे तो शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इसहाक डार और एहसन इकबाल भी इस्तकबाल के लिए मौजूद रहे। शहबाज शरीफ ने चीन के नायब वज़ीर आज़म का वफाकी वज़रा से तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म के माबैन 1-on-1 मुलाकात हुई। अहम मीटिंग में दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और तजारत समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। चीन और पाकिस्तान ने मुफाहमत की मुतअद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत किए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और चीनी वज़ीर ने दस्तखत किए। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म भी मौजूद रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद पर खुशी हुई। CPEC से दोनों ममालिक के अवाम में रिश्ता मजबूत हुआ। Under CPEC, more than $25 billion worth investment took place in power sector, road infrastructure, hydropower sectors. And today we have signed certain important documents which will further enhance our economic cooperation. वज़ीर आज़म ने ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबों की अहमियत पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फिंग की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुतअद्दिद पहलुओं, CPEC और इक़्तिसादी व मालियाती ताउन पर तबादला ख्याल किया। ऐवान सदर में होने वाली खुसूसी तकरीब में चीनी नायब वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। चीन एक आहनी भाई और स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी और माली मदद जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फेंग की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि स्ट्रैटेजिक शराकतदार और काबिल एतमाद दोस्त के तौर पर दोनों ममालिक हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में सैलाब, इलाकाई मसाइल पर दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेफाक राय है।
दोनों रहनुमाओं ने बुनियादी मफादात के तमाम मसाइल पर एक दूसरे की हिमायत के अज़्म का अयादा किया। नायब वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग की खुशहाली और तरक्की के लिए चीन की भरपूर हिमायत का पैगाम पहुँचाया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन दोस्ती मुनफरिद है और दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात की वजह से वक्त की तब्दीली का मुकाबला करती रही। ऐवान सदर में होने वाली एक खसूसी तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीनी सदर शी जिनपिंग के नुमाइंदा खसूसी और नायब वज़ीर आज़म ली फेंग को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ताल्लुकात को वसअत देने और मजबूत बनाने के आज़म का इयादा भी किया गया। मुल्क में आम इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे या नई? मुश्तरका मुफादात काउंसिल का अहम इजलास 3 अगस्त को बुलाए जाने का इम्कान है। उधर निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती और निगरान सेटअप की तश्कील से मुताल्लिक़ हुकूमती इत्तेहादियों का भी अहम तरीन इजलास हुआ। जी हाँ, इस इजलास में तमाम इत्तेहादी जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 दिन में नाम मांग लिए गए हैं। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास 3 अगस्त को बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इजलास में पिछली मरदमशुमारी पर नए इंतखाबात का मामला ज़ेरे गौर लाया जाएगा। ज़राए ने बताया कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें MQM और BNP नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात करवाने पर बज़िद हैं, जबकि हुकूमत के लिए नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराना मुश्किल है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नई मरदमशुमारी के नताइज शाया करने और हल्का बंदियों के लिए 6 माह का वक्त दरकार होगा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती और निगरान सेटअप की तश्कील से मुताल्लिक हुकूमती इत्तेहादियों का पार्लियामेंट हाउस में अहम इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से सरदार एयाज हादिक और आजम नज़ीर तारड़, पीपल्स पार्टी से सैयद खुर्शीद शाह और नवीद कमर और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से खालिद मक्सी और सेनेटर मंजूर काकड़ शरीक हुए। इजलास में निगरान सेटअप से मुताल्लिक मुशावरत हुई। तमाम इत्तेहादी जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम 2 दिन में मांग लिए गए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मरदमशुमारी हमें कबूल नहीं है, इस तरीक़े कार को मतरूक करार दिया जाए। जी हाँ, और कराची के 1 करोड़ लोगों को गिना ही नहीं गया, ऐसी मरदमशुमारी को हम नहीं मानेंगे। किसी सियासी दबाव के तहत तब्दील किया हुई मरदमशुमारी एक बहुत बड़े सानहे को अलमिये को जन्म दे सकती है। अगर ये कराची की आबादी को 2 करोड़ दिखाने की कोशिश की जा रही है, इस साजिश को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी सूरत में कबूल नहीं करेगी। 1 करोड़ से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों का खसारा, ये कौमी खसारा। ये तरीका जिसके जरिए मरदमशुमारी हो रही है, किसी को एतबार नहीं है, इसको मतरूक करार दिया जाए। तरीक़ेकार को कह आप हमारे मुतालबे को, मेरी दरखास्त है कि एहतजाज में तब्दील न होने। और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत हुई। जज हुमायूं दिलावर ने ख्वाजा हारिस की 342 का बयान मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आज सुबह 9 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। तोशाखाना केस की समाअत का आगाज हुआ तो अदालत को एक बार फिर आगाह किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म ने अब तक बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, जबकि दूसरी जानिब उनके वकला ने इस ज़िम्न में एक मरतबा फिर मजीद वक्त देने की इस्तदा की। इस मौके पर चेयरमैन PTI भी कमरा अदालत में मौजूद थे और उन्होंने जज को आगाह किया कि उन्हें सवालात फराहम किए गए हैं और इन सवालात को बगौर पढ़ने के बाद ही बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। वो कोई वकील नहीं है और इसीलिए सवालनामा पढ़कर मुकम्मल इत्मीनान के बाद ही बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि आपकी लीगल टीम आपके साथ ज्यादती कर रही है। उनका मजीद कहना था कि अगर ख्वाजा हारिस चाहें तो एक एक सवाल आपको बता और समझा सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके खिलाफ इस वक्त 150 से जायद केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनमें वो शामिल तफ्तीश है और उन्हें दीगर अदालतों में पेश होना होता है। इलेक्शन कमीशन के वकील और अदालत की जानिब से इस ज़िम्न में मजीद इस्तफसार और सवालात के बाद चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि गन पॉइंट पर केसेस नहीं सुने जा सकते। जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया कि आपको बहुत वक्त दिया गया, आपने बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। वकील ख्वाजा हारिस बोले कि ये अफसोस की बात है कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था और यहाँ कार्रवाई चलाई जाती रही, जिस पर जज ने कहा कि अदालत ने मुल्जिम को मुनासिब वक्त दिया है। जिसके बाद एक बार फिर चेयरमैन PTI के वकला ने 342 के बयान की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की। चेयरमैन PTI के मुताबिक आशूरा की छुट्टियों के बायस 342 का बयान नहीं बनाया जा सका।
चेयरमैन पीटीआई के वकला के मुताबिक तेजी से ट्रायल चलने पर गैर जानिबदारी से ट्रायल नहीं चल रहा। चेयरमैन पीटीआई ने भी सेशन अदालत पर एतमाद का इजहार नहीं किया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के 342 का बयान मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया। और तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस को सियासी इंतकाम करार दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक तोशाखाना केस हर लिहाज से बदतरीन सियासी इंतकाम की अमली मिसाल है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अदालत और ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश है। पीटीआई ने अदालत आलिया और सुप्रीम कोर्ट से ज़ेली अदालतों में ट्रायल्स के मयार का नोटिस लेने की इस्तदा की है। तर्जुमान पीटीआई का ये कहना है कि ज़ेर समाअत मुक़द्दमात पर असरअंदाज होने की हुकूमती कोशिशों का नोटिस लिया जाए। अदालत के दायरा इख्तियार के साथ साथ ट्रायल जज पे अदम एतमाद करते हुए ट्रायल कोर्ट से कभी हाई कोर्ट से कभी सुप्रीम कोर्ट से कभी वापस हाई कोर्ट। तो ये जो कलीमुल्लाह से समीउल्लाह से कलीमुल्लाह खेला जा रहा है पिछले 11 माह से, इसका कोई ना कोई मंतकी अंजाम है। इस केस ने कहीं ना कहीं जाके इख्तिताम पजीर होना है, मगर अनहोने वाकयात हो रहे हैं और वाकयात ऐसे हो रहे हैं कि जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी नहीं हुए। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। अब आज जब इमरान नियाजी को कोर्ट में पूछा गया, ये सवाल हैं जिनके जवाब आपने देने हैं, ये सवाल आप 35 सवाल इसका जवाब दें। बहाने सुने, मुझे आशूरा के दौरान ये सवाल मिले थे, मैं पढ़ नहीं सका। नंबर 2, मुझे अपने अकाउंटेंट से मशवरा करना है। नंबर 3, मेरे पे 100 से जायद केस हैं, मैं इस केस पे तवज्जो नहीं दे सका। केस जब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल है, इस तरह के हीले बहाने, वो बच्चे नहीं कहते कि जी वो बिल्ली मेरा होमवर्क खा गई थी, मैं होमवर्क नहीं कर सका, उस पे पानी गिर गया था। इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं अदालत के रूबरू। अदालत से राह फरार इख्तियार किया जा रहा है। आज नियाजी साहब के चेहरे पे घबराहट है, कहा करते थे घबराना नहीं है, शदीद घबराहट है। आज जवाब देने को कोई नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने बाजौड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन हमले पर सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वाक़े के ज़िम्मेदारान की जल्द निशानदही करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का सानेहा बाजोड़ से मुताल्लिक़ बयान। कहा कि बाजोड़ हमला सिर्फ JUI पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा पर हमला है। हमलावर सफाक, कातिल और इस्लाम के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हमारी अमन की तहरीक जारी रहेगी। सानेहा बाजोड़ ने पूरी उम्मत को निढाल कर दिया है। इसलिए इकट्ठे थे कि अमन का पैगाम दिया जाए। अमन के नाम से वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़द हुआ, लेकिन सफ़ाकों को, जिनके मुंह को खून लग चुका है, क़त्ल व गारतगरी, इंसानियत का, मुसलमानों का क़त्ल उनकी ज़िंदगी का मशग़ला बन चुका है। ये ऐसा दिल को हिला देने वाला एक कर्बनाक वाक़या है कि सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों पर हमला नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर हमला है। शेख अल ज़ाहिर अल शेख अहमद अल तैयब की पाकिस्तान में बम धमाकों की शदीद मजम्मत। कहा, मजलिस से हुक्मा उल मुस्लिमीन इस किस्म की दहशत गर्दी के तमाम वाक़यात की मजम्मत करती हैं और ऐसे वाक़यात तमाम मजहब की तालीमात, आसमानी किताबों और शरीयत के अहकामात के मुनाफी हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। उन्होंने शहदा के ख़ानदानों के साथ ताज़ियत और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। स्वीडन और यूरोप के बाज़ ममालिक में तौहीन कुरान के वाक़यात का मामला। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की OIC वज़ीर ख़ारिजा के वर्चुअल इजलास में शिरकत। इजलास में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने मजहबी मुनाफरत और इश्तियाल अंगेज़ी की इन तमाम कार्रवाइयों की मजम्मत की है। पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट डेवलपमेंट का इनकाद आज इस्लामाबाद में होगा। माहिरीन और मादनियात से जुड़ी कंपनीज के सीनियर अफसरान का ये कहना है कि ये समिट मकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए सीखने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने का
ایک بہترین موقع ہوگا۔ ریکوڈک منصوبہ پاکستان کی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے زیر اہتمام پاکستان منرل سمٹ ڈیسک ٹو ڈیولپمنٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر گیسٹ آف آنر کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ سیمینار میں بین الاقوامی مندوبین اور سرمایہ کار بھی شریک ہوں گے۔ سمٹ کا مقصد پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں استعداد اور صلاحیتوں کو عالمی سطح پر اجاگر کر کے ملکی سرمایہ کاری کو دوام بخشنا ہے۔ پاک فوج کی معاونت کو سراہتے ہوئے منرل کمپنیز کے سینئر افسران کا کہنا ہے کہ تاریخی معدنی سربراہی اجلاس عالمی کان کنی اور صنعت کاروں کا ایک عظیم اجلاس ہوگا۔ اس سے ملک کے مائننگ شعبے میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ریکوڈک پروجیکٹ سونے اور تانبے کی کانوں کا دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ثابت ہوگا۔ ریکوڈک منصوبہ خوشحال بلوچستان کا ضامن ہے، جہاں 5.87 بلین ٹن تانبے اور 42 ملین اونس سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ اس وقت پروجیکٹ 2010 کی فیزیبلٹی رپورٹ اور 2011 کی پروجیکٹ میں توسیع کی رپورٹ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جو 2024 تک مکمل ہو جائیں گی اور 2028 تک باقاعدہ کان کنی کا آغاز ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ریکوڈک سے سالانہ 80 ملین ٹن خام دھات کی پروسیسنگ بھی کی جا سکے گی۔ یہ منصوبہ تقریباً 7,500 افراد کو روزگار مہیا کرے گا۔ اور اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% برقرار رکھنے کا فیصلہ، گورنر اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ جمیل احمد کہتے ہیں کہ رواں سال مہنگائی کی شرح 20 سے 22% رہنے کی توقع ہے۔ 2025 کے اختتام تک مہنگائی کی شرح 5 سے 7% تک کی توقع ہے۔ اگلے سال کی جی ڈی پی گروتھ 2 سے 3% رہنے کی توقع ہے اور آئندہ سال کچھ ادائیگیاں رول اوور ہو جائیں گی۔ دسمبر تک زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہو جائیں گے۔ امپورٹس پر پابندی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جو پالیسی ریٹ کی بات ہے تو دیکھیں، جو آئی ایم ایف ریلیٹڈ بات کی گئی ہے تو آئی ایم ایف نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا ہوا کہ پالیسی ریٹ انکریز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مانیٹری پالیسی سٹانس جو ہے اگریسو رہے گا اور ہم اگریسو مانیٹری پالیسی سٹانس کو مینٹین کر کے چلیں گے۔ یہ ایک ڈیٹا ڈریون اپروچ ہے جس میں کہ ہم ایکسٹرنل سیکٹر کے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، انفلیشن اور مانیٹری ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن ریلیٹڈ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ کنزیومرز ہمارے اور بزنسز جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد مانیٹری سٹانس جو ہے وہ کمیٹی اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے۔ اور آج کی میٹنگ میں کمیٹی نے یہ سب چیزیں ریویو کی اور اس کے بعد اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ فی الحال جو ہمارا مانیٹری سٹانس ہے اور ایگزسٹنگ جو پالیسی ریٹ ہے وہ الائنڈ ہے وتھ دی مارکیٹ فنڈامنٹلز، اور ہمارا سٹانس اس ریٹ پہ اوپر بھی اگریسو مانیٹری سٹانس ہے۔ اگر ہم کو کٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ شاید لوزنگ آف مانیٹری سٹانس ہوتا ہے، بٹ کیونکہ ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے، گورنمنٹ نے میجرز لیے ہیں، اس کو بھی اسیس کیا اور اس کا امپیکٹ بھی اسیس کیا، اور اس کے بعد کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس لیول کے اوپر ریٹ مینٹین کر کے بھی اسٹل فارورڈ لوکنگ بیسس پہ ہمارا جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے وہ پازیٹیو رہے گا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں پیش آنے والے واقعے کی ابتدائی رپورٹ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو پیش کر دی گئی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں جوڈیشل کمیشن کے قیام کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سمیت تمام یونیورسٹیز میں انسداد ہراسمنٹ سیل بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ میئر کراچی نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اپنے مخالفین کا پانی کاٹ دیا۔ تم کچھ بھی کر لو، نیو کراچی، نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن والے تمہیں کبھی ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ مزید کہا کہ ہم احتجاج کے لیے 4 اگست کو واٹر بورڈ آفس شارع فیصل پر بلاول ہاؤس کا رخ کریں گے۔ 15 سال پہلے مسلط پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ K4 کے منصوبے کو آج سے 5 سال ہو گئے۔ تم کچھ بھی کر لو، کتنا ہی پانی بند کر دو، نہ یہ نئی کراچی تم کو ووٹ ڈالے گا، نہ سرجانی ووٹ ڈالے گا، نہ نارتھ کراچی ووٹ ڈالے گا، نہ نارتھ ناظم آباد ووٹ ڈالے گا، نہ فیڈرل بی ایریا ووٹ ڈالے گا، نہ لیاقت آباد ووٹ ڈالے گا، نہ ملیر ڈالے گا، نہ لانڈی اور کورنگی ڈالے گا، نہ اورنگی ٹاؤن تمہیں ووٹ دے گا۔ یہ پورا کراچی تمہاری اس مافیائی سیاست سے نفرت کرتا ہے، اور اگر تم نے اپنے اقدامات کو ختم نہیں کیا، پانی بحال نہیں کیا، تو ہم پہلے واٹر بورڈ پہنچیں گے، پھر بلاول ہاؤس پہنچ کر پانی لیں گے تم سے انشاءاللہ۔ لاہور میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے نظریہ پاکستان روڈ پر یو ٹرن منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا، اسلامیہ یونیورسٹی کے کیس میں پوری تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
اور جو کردار ملوث ہوا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. پورے پنجاب میں اینٹی ہراسمنٹ سیل بن جائے گا جس سے مزید تحقیقات ہوں گی. بہت اچھی چیز ہے اور آئی تھنک ایل ڈی اے میں شاباش کی مستحق ہے، خاص طور پہ پوری ٹیم ایل ڈی اے کی جنہوں نے اس کو دن رات لگا کے 15 دن میں کمپلیٹ کیا ہے. 2 اگر اور بن جائیں تو پوری روڈ سگنل فری ہو سکتی ہے. جتنے بھی بنانے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے صبح سے اس پہ بھی کام شروع کر سکتے ہیں لوگ. آج ایک صوبائی خاتون سیکٹری جو ہیں وہ ہیڈ کریں گی اینٹی ہراسمنٹ سیل. اس کے بعد ہر یونیورسٹی میں ایک خاتون پروفیسر اسی طرح کا سیل بنے گا جو ان کو رپورٹ کرے گا. اور دیکھیں اس کا ضرور کوئی نہ کوئی سسٹم بننا چاہیے کہ اگر کسی کو کوئی اس طرح کی ہراسمنٹ ہوتی ہے تو کم سے کم وہ کہیں پہ جا کے تو بتا سکے. وہ جا کے وائس چانسلر کو تو وہ بچی نہیں بتا سکتے. تو انشاءاللہ تعالی وہ ود ان فیو ڈیز وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے. تعلیمی میدان سے خبر یہ کہ لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا اور لڑکیاں ایک بار پھر لڑکوں سے سبقت لے گی. جی بالکل. طوبہ اعظم نے 1091 نمبرز لے کر بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ عبداللہ 1090 نمبر لے کر دوسرے نمبر پر موجود رہے. اسی حوالے سے ذوالقرنین رانا کی رپورٹ دیکھتے ہیں. لاہور بورڈ نے میٹرک کے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا. 2,40,915 طلبہ نے امتحان دیا. 1,72,204 طلبہ پاس ہوئے. کامیابی کا تناسب 74.57 رہا. طوبہ اعظم نے 1091 نمبر لے کر ٹاپ پوزیشن اپنے نام کر لی. والدین خوشی سے نہال. سب بہت خوش ہیں کیونکہ ہماری فیملی میں سے پوزیشن ہولڈرز تو ہمیشہ رہے ہیں، لیکن بورڈ میں پوزیشن فرسٹ ٹائم آئی ہے. ہم بھی پوزیشن ہولڈر ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس نے تو ماشاءاللہ ریکارڈ ہی توڑ دیا. ٹاپر طوبہ اعظم کہتی ہیں کہ علم ہی کامیابی کی کنجی ہے. شاندار کامیابی والدین اور اساتذہ کے نام کرتی ہوں. اللہ کا شکر ہے فیملی ایسی ہے، سپورٹیو سی، تو ہیلتھ اور نیند پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کو ساتھ لے کے چلتے تھے. ادھر عبداللہ 1 نمبر کے فرق سے 1090 نمبر لے کر دوسری پوزیشن پر رہے. عبداللہ کا کہنا ہے کہ مستقل مزاجی سے کامیابی حاصل کرنا ناممکن نہیں. میں اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کو اس کا صلہ دینا چاہوں گا. انہوں نے مجھ سے محنت کروائی اور میں نے محنت کی اور الحمدللہ یہ نتیجہ آپ کے سامنے. عبداللہ کی اس کامیابی پر والدین خوش دکھائی دیے. کہتے ہیں کہ عبداللہ شروع سے ہی پوزیشن حاصل کرتا تھا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ پوزیشن لے جائے گا کیونکہ اس کا ہارڈ ورک ہی بہت زیادہ تھا. جب آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، بچہ ایفرٹ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی خصوصی کرم کرتے ہیں اس بچے پہ. بورڈ میں ہادیہ نور 1099 نمبر لے کر تیسرے نمبر پر رہیں. زیادہ نمبر لینے والے تینوں امیدواروں نے بطور پرائیویٹ امیدوار امتحانات میں حصہ لیا.